हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर के अंतर्गत। आज हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 32 के तहत जो भी प्रोविज़न किए गए हैं संवैधानिक उपचार के संबंध में, उसके बारे में एक एक डिटेल से आज समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अनुच्छेद जो 32 है ना, उसके संबंधित में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनको क्या होता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रकार का किसी का हनन होता है, राइट, तो उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की इतनी पावर होती है कि वह क्या कर सकता है, उनके लिए रिट जारी कर सकता है। ओके, एक मिनट। चलिए, एक मिनट वेट करो। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत जो प्रोविजन किए गए हैं वो संवैधानिक उपचार से संबंधित हैं। यानी कि उपचार का है अब मतलब जो अनुच्छेद 32 जो दिया गया है वो एक्चुअली संवैधानिक है, राइट, ना कि कानूनी। कानूनी उपचार और संवैधानिक उपचार ये दोनों में बेसिकली भिन्नताएं हैं, जैसे को आपको हम समझाते हैं। क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है वो एक्चुअली में संवैधानिक उपचार की बात करता है। संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार का अर्थ यह है कि संविधान के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं, संविधान के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं, जिन व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं कि वो इन अधिकारों को फॉलो करते हुए अपने को क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा या अपने को विकास करेगा, राइट। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का अगर हनन होता है, किसी व्यक्ति का विरुद्ध ये अधिकार अगर कोई भी हनन करता है, चाहे वो आप देखा हो कि कोई वैसे ये राज उसके विरुद्ध होते हैं, किसके, राज्य के विरुद्ध होते हैं, तो राज्य की कोई भी चाहे संस्था हो या गैर संस्था हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर किसी भी प्रकार का इनके विरुद्ध अगर कोई भी प्रकार का अगर इनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनका शोषण करता है, तो संवैधानिक उपचार के तहत वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये केवल संवैधानिक उपचार की बात करता है, राइट। जबकि कानूनी अधिकार की बात नहीं है यहाँ पे। कानूनी अधिकार की बात अगर आप देखोगे तो जैसा कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं कि इस प्रकार के अधिकार होते हैं जो आपके आईपीसी या सीआरपीसी, ठीक ठीक इस प्रकार के अधिकार होते हैं, राइट। तो ये जो अधिकार होते हैं इसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है तो उसकी जिम्मेदारी संसद को होती है, राइट। और संसद ही आप देखोगे कोई भी कानूनी संबंधित अधिकार बनाती है या कानून सम्मत किसी प्रकार का अधिकार बनाती है या कोई भी कानून लागू करने का प्रयास करती है या कानून लागू करती है, राइट। तो उससे संबंधित जो भी निर्णय हैं, फैसले हैं, तो वो संसद को होते हैं। और संसद को जो निर्णय कानून से संबंधित जो अधिकार होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इतना जरूर है कि अगर तुम्हारे संबंधित, अगर आपके से किसी भी संवैधानिक संबंधित कोई भी फैसला अगर वो लेती है संसद, या ऐसा कोई कानून बना दे कि ये अधिकारों को हम खत्म कर देते हैं, ओके, तो ऐसा वो करती है, तो लेकिन उसके लिए आपने देखा हो कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है, तो वो संशोधन कर सकती है, वो कर सकती है। लेकिन बस ये है कि मूल ढांचा में थोड़ा परिवर्तन ना आए, ये चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ उसमें देखा हो आपने जो केशवानंद भारती मामला था, इसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि संसद जो है वो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में किसी विशेष परिस्थितियों में वो निलंबित कर देती है, राइट, वो निलंबित कर देती है या संशोधन करके उसमें कुछ जोड़ सकती है या परिवर्तित कर सकती है। वो अधिकार दिए गए हैं, वो से अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद जो 32 है इसे संसद परिवर्तित या कोई संशोधन करके कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसद को जो पावर दी गई है, संसद को जो पावर दी गई है वो कानूनी सम्मत पावर दी गई है, कानूनी अधिकार, यानी कि वो कानून से सम्मत किसी भी प्रकार का अधिकार बना सकती है, राइट। या कोई भी ऐसे
ठीक, विधि बना सकती है जो मौलिक अधिकारों के लिए हित में हो या अनहित में हो। ऐसा अगर करती है, अनहित में है, तो उसके लिए आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बैठा तो है, लेकिन अगर वो विधायी प्रक्रिया द्वारा जा रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जा रहा है, तो वो उसको मेनका गांधी फैसला में हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि मेनका गांधी के फैसला में यही हुआ था। पहले तो जो फैसला था, राइट, पहले जो फैसला था वो था गोपालन फैसला। तो उसके अंतर्गत देखा जाए, जो 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 मतलब है कोई भी निर्णय लेना होता है वो दो प्रचार से लेता था, क्योंकि कोई भी फैसले लेती थी, चाहे वो संसद ले या कोई कौन ले, मतलब कि कार्यपालिका ले, राइट। तो संसद जो लेती थी, ठीक, संसद है वो एक्चुअली में अगर कोई निर्णय लेती है तो वो विधायिका मतलब विधि द्वारा होना चाहिए, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए था। ओके, अगर यही विधायी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं है तो मनमाने ढंग से जैसे कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेती है, तो ये अनुचित नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये चीज अनुचित है, अगर ये चीज अनुचित है तो ये संवैधानिक असंवैधानिक करार करते हुए संविधान जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे खारिज कर देता है, क्योंकि संवैधानिक शक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर के हाथ में होती है, और संवैधानिक उपचार की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो संवैधानिक शक्ति आपने देखा हो इसके हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, क्योंकि संविधान का संरक्षण करता सुप्रीम कोर्ट है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण करता सुप्रीम कोर्ट है। तो जितनी भी शक्तियां हैं संवैधानिक उपचार से हो चाहे वो संवैधानिक शक्तियों से हो, राइट, उसका अंतिम जो संरक्षण करता होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट, ना कि हाई कोर्ट। ठीक, तो ये बात आप समझ लीजिए कि इसमें जो विधायी प्रक्रिया है, अगर कोई भी संसद यहां से कानून या मनमाने ढंग वाला कानून है, राइट, अगर वो विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आता है, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आता है, तो वही फैसला है मेनका गांधी में स्पष्ट कर दिया गया था 1978 में कि वह फैसला जो है वो न्याय उचित एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए, उचित एवं न्यायपूर्ण। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये न्याय की कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, न्याय से बढ़ के नहीं रखा गया है। कोई भी मनमाने ढंग का फैसला हो वो न्याय से बढ़ के नहीं है। इसका अर्थ है इसमें अगर अन्याय, अगर कुछ भी मौलिक अधिकारों के शोषण से संबंधित कोई भी फैसला अगर लेते हैं, चाहे वो विधि द्वारा क्यों ना हो, विधि द्वारा क्यों ना हो, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन हाँ, बस ये है कि वो फैसला उचित एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो भले ही मनमाने ढंग से हो, न्यायपूर्ण उचित ढंग से होना चाहिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, राइट। ये बात आती है। अब बात ये है कि अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, इसके संदर्भ में अगर किसी प्रकार का कानून बनाती है संसद, ठीक, कानून बनाती है या इसे निरस्त करने का प्रयास करती है या इसमें कुछ संशोधन करती है, बदलाव करती है, ओके, तो इसमें निरस्त कर नहीं सकती है, को निरस्त नहीं कर सकती है। हाँ, संशोधन अगर करना चाह रही है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन कर दे, लेकिन वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को, जैसे कि कोई भी रिट है, मान लो इसके अंतर्गत रिट दिए गए हैं, अब रिट है अधिकार परीक्षा है, और अधिकार परीक्षा में किसी को अगर किसी को मतलब और हिरासत से मतलब बरी कराना चाहती है तो उसको जोड़ सकती है, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन उस पर फिर भी न्याय समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन अनुच्छेद जो 32 है उसको संशोधन के माध्यम से खत्म नहीं कर सकती, उसको निरस्त नहीं कर सकती है। इतनी पावर संसद को यहां नहीं दी गई, क्योंकि संवैधानिक जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार है, ये जो है प्रस्तावना का एक मूल ढांचा है, राइट, ये प्रस्तावना का एक मूल ढांचा है। इस उद्देश्य से इसे खत्म नहीं कर सकती संसद किसी भी हर हालत में, कभी भी नहीं, कितना भी संशोधन लाए, किसी भी कोई भी विधि लाए, इसे खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ना कि हाई कोर्ट, ना कि किसी संवैधानिक उपचार की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है, राइट, हाई कोर्ट के पास होती है, लेकिन वो 226 के तहत अभी हम बताएंगे। लेकिन कानूनी अधिकार देखेंगे आप, कानूनी अधिकार जो होते हैं उसमें आप देखोगे तो वो संसद के पास शक्ति होती है, संसद के पास कानूनी अधिकार की शक्ति होती है, वो विधि बनाए, कानून बनाए, जो भी बनाए, ठीक, आईपीसी सीआरपीसी जो भी ऐड या कम करे वो अलग बात होती है। लेकिन संविधान से जुड़ा जो भी फैसला है, संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा जो भी फैसला है, जो व्यक्तियों के हित के लिए है, अगर उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य या अनैतिक कानून बनता है तो वो संवैधानिक उपचार के तहत, संवैधानिक उपचार के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद जो 32 है एक्चुअली में ये संवैधानिक उपचार के अंतर्गत है, ठीक, और संवैधानिक उपचार जो है वो एक्चुअली में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। हाई कोर्ट आपने देखा हो तो वो संवैधानिक उपचार की जो विवरण दिया है वो हाई कोर्ट में एक्चुअली में नहीं है, वहां पर रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। संवैधानिक उपचार और रिट जारी करने की शक्ति किसे दी गई है, वो दी गई है किसे, सुप्रीम कोर्ट को।
जबकि रिट जारी करने की उसे भी पावर दी गई है, 226 उसे भी पावर दी गई है, लेकिन उसे उसके साथ साथ उसे कानूनी अधिकार की भी पावर दी गई है, यानी कि वो कानूनी अधिकार से संबंधित फैसले सुन सकता है हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल संवैधानिक उपचार के संबंध में फैसले सुनता है। सुनिए, चलो हम थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए कि क्योंकि संवैधानिक एक प्रकार का देखा जाए ऐसा उपचार होता है जो संविधान के तहत दिए गए अधिकार एवं दायित्व या कर्तव्य बोलते हैं, अधिकार एवं कर्तव्य। कर्तव्य को आप यहां छोड़ो, क्योंकि कर्तव्य जो होता है वो व्यक्तियों की डिपेंड है कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डिपेंड है, वो उस अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं, ठीक नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता उनका, ठीक। लेकिन अधिकार जो है, अधिकार जो हैं अगर उनको दिए गए हैं, अधिकार उनको जो दिए गए हैं, राइट, तो वो अधिकार उनको जो दिए गए हैं वो एक प्रकार के आप समझ लो ऐसे लिखित एक प्रकार का दस्तावेज होता है कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर सकते। हाँ, आपातकालीन समय में आप राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तो वहां पर अनुच्छेद 20 के छोड़ को आप निलंबित कर सकते हो, अलग बात होती है। लेकिन उन्हें भी देखा हो जो आंतरिक विद्रोह होते हैं तो अनुच्छेद 19 वो भी निलंबित नहीं होता है, ना 20 कैच होता है, राइट, 20 कैच तो होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद 20 कैच को नहीं करती है, वो नहीं करती है, क्योंकि वैसे तो उसे एक प्रकार का देखा जाए तो 20 और 21 है वो एक्चुअली में वो मौलिक अधिकार के संशोधन करती है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संशोधन कर सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन निरस्त नहीं करती है, वो निरस्त नहीं करती है, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि संवैधानिक उपचार है ना, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार एक प्रकार के देखे जाएं तो राज्यों के विरुद्ध होते हैं, तो राज्यों को इनका एक प्रकार से संरक्षण, उनकी देखरेख उनको करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसके विरुद्ध वो किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो इसके लिए संवैधानिक उपचार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। तो अब बात यहां आती है कि इसके तहत 4 प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक उपचार में 4 प्रावधान किए गए हैं, थोड़ा वो समझ लो। 4 प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं? जैसे कि आप जानते हो कि मौलिक अधिकार हैं, ठीक, मौलिक अधिकार हैं, इसकी जो जिम्मेदारी होती है, चाहे वो प्रवर्तित करने की हो, प्रवर्तित करना हो या लागू करने की हो, ठीक, लागू करने की हो, इसकी जिम्मेदारी प्रवर्तित करना या लागू करने की किसे होती है? सुप्रीम कोर्ट को होती है, सुप्रीम कोर्ट को होती है। लागू करना और प्रवर्तित करने की बात है यहाँ पे। हाँ, अगर कोई कानूनी सम्मत ऐसा है जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों से कोई कानूनी सम्मत कोई विषय है, अगर वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जो लागू करना प्रवर्तित करने की जिम्मेदारी एक प्रकार की देखी जाए तो संसद को होती है। संसद क्या कर सकती है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई ऐसा विषय बना सकती है या उनको कुछ अलग से परिवर्तन कर सकती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लागू करने की और परिवर्तित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, राइट। अगर संसद उसमें कुछ भी कानूनी सम्मत कोई विषय जोड़े या कुछ उसमें करे, अलग से कुछ करे, ठीक है, वो कानून के तहत अगर प्रक्रिया के तहत वो करती है संसद, तो वो अलग बात होती है, लेकिन प्रवर्तित करना, उन्हें लागू कराना या देश में लागू कराना, ये सब जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, ना कि संसद और ना कोई हाई कोर्ट में, ठीक। तो आप ये समझ सकते हो पहला प्रावधान किया गया है। दूसरा आप अगर देखोगे, ठीक, दूसरा अगर आप देखोगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वो व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण के लिए वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। यानी कि पहले यहां पे दी गई है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जो है, इन्हें पावर ये दी गई है कि वह क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के जो रेट हैं, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक, उन्हें जारी करने की पावर देती है, उन्हें जारी करने की उन्हें शक्ति दी जाती है कि वो रेट जो है वो किस प्रकार से जारी कर सकते हैं। ओके, तो यही बात आती है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो रेट हैं, ओके, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो रेट हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। तो यहां पर ये पावर इनको दी जाती है। तीसरी अगर इसमें बात की जाए
तो तीसरी बात स्पष्ट की गई है, ठीक। तीसरी बात ये की गई है कि अगर संसद चाहती है, अगर संसद को लगता है कि लाइन ऑन ऑर्डर को तहत अगर मेंटेन करना है या उसको विस्तृत करना है, राइट, तो उससे संबंधित मान लो संसद को ये चीजें लगती हैं कि अब मुझे क्या करना है कि लाइन एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उसको और विस्तार से नीचे ले जाना है, ठीक, और उसको नीचे ले जाना है, तो संसद जो है वो जो रेट हैं उन्हें संसद जो होती है वो रेटों को जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन्हें भी सौंप सकती है। ये पावर दी गई है संसद को कि संसद जो है वो रेट जो होते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय को दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। दे सकती है, ये लिखित है, तो अगर वो चाहेगी तो दे सकती है, लेकिन अभी तक संसद ने ऐसा नहीं किया है। समझ रहे हो ना? तो अधीनस्थ जो न्यायालय है उनको भी रिट दे सकती है, बस यही है कि अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। दूसरी बात है कि अधीनस्थ न्यायालय को अभी तक कोई रिट प्राप्त नहीं है, केवल रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी करते हैं, ना कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को संसद दे सकती है, ये कानून सम्मत उसमें लिखित है, उसमें संवैधानिक के अंतर्गत उपचार में दिए गए हैं ये चीज कि अधीनस्थ लाइन ऑन ऑर्डर को अगर संसद नीचे तक ले जाना चाहती है, अधीनस्थ न्यायालय तक उसको मेंटेन करते हुए विस्तृत करना चाहती है, तो 100% संसद उस रिट को अधीनस्थ न्यायालय को भी दे सकती है। ये बात यहाँ कही गई है। चलिए, जैसे अधीनस्थ न्यायालय में तो आप जानते ही हो, जो जिला न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय, सक्षम न्यायालय, ऐसे जो न्यायालय होते हैं, ठीक, उनमें ये दे सकती है। चौथी बात अगर देखा जाए तो चौथी इसमें ये कही है कि यदि कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ठीक, यदि कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो यहां पर जो संसद है, यहाँ पे जो संसद है वो 20-21 अनुच्छेद को छोड़कर 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर और सभी को सस्पेंड कर सकती है या निलंबित कर सकती है, राइट। लेकिन इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या आंतरिक आपातकाल, जैसे अब एक और बोलते हैं, या आंतरिक आपातकाल लगा हो, और हम कह सकते हैं मतलब सशस्त्र विद्रोह आप ले लो, एक सशस्त्र विद्रोह, ठीक। अब सशस्त्र विद्रोह देखा जाए तो ये एक एक्चुअली में एक संवैधानिक विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक, इसके एवज में अगर जो संसद होती है, अगर संसद को ये पावर दी गई है कि वो 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को वो निलंबित कर सकती है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में 19 के जो जितने अनुच्छेद होते हैं, 19 से रिलेवेंट जो भी अनुच्छेद होते हैं 6, उनको निलंबित नहीं करती है। बस ये याद रखना, निलंबित नहीं करती है। लेकिन जो भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 के छोड़कर जो भी निलंबित होते हैं, उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, यानी कि इनके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय देगा। किस परिस्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल तो अपना पता ही है, भागक्रमण के कारण लगता है, ओके। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सुप्रीम कोर्ट जो भी ये मौलिक अधिकार हैं 20 गैस को छोड़कर, अगर किसी भी प्रकार का इनसे सस्पेंड होते हैं, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट या याचिका दायर या पिटीशन दायर नहीं कर सकते हो, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट में पावर नहीं दी जाती है फिर। चलिए, तो ये 4 प्रकार के प्रावधान हैं, जैसे कि प्रवर्तित करना, लागू कराना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। इसी के बाद संसद है, वो जो रिट है उनको अधीनस्थ न्यायालय तक भी दे सकती है, राइट। और इसके बाद राष्ट्रीय आपात के समय जो भी निलंबित किए जाते हैं मौलिक अधिकार, उनके विरोध आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका या पिटीशन दायर नहीं कर सकते हो, या चुनौती वहां नहीं दे सकते, ओके। तो ये 4 प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 32 के तहत किए गए। चलिए, अब हम बात ये करते हैं जो रिट हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को, ऐसे हम ऐसे लिखते, हाई कोर्ट को
226 के तहत प्राप्त हैं। ओके, चलिए बात ये आती है, थोड़ा इसका इतिहास अगर समझें तो ये जो है ना ब्रिटेन से लिए गए हैं। ओके, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं और ब्रिटेन के यहाँ पर ये जो राजा हुआ करते थे, राजा होते थे, तो उन्हें ये एक प्रकार के विशेषाधिकार होते थे, क्योंकि इस समय उस समय राजा को बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। और राजा क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग किसी भी नीचे वाले जो भी उसके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, ठीक, चाहे वो प्रशासनिक रेलिवेंट से कोई भी हो, नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, ओके, तो वो सीधे राजा जो हुआ करता था अपना विशेषाधिकार को, मतलब रिट जारी करते हुए, या विशेषाधिकार उस समय बोलते थे, विशेषाधिकार को जारी करते हुए उस पर सुनवाई कर सकता था। इतनी पावर थी राजा में, ब्रिटेन के वहां से, ठीक है। तो रिट जो थे वहीं से लिए गए हैं, वहीं से लिए गए हैं, इसलिए इनको हम ब्रिटेन से बोलते हैं, या इनको हम ब्रिटेन में न्याय का झरना बोलते हैं, न्याय का झरना बोलते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी रिट की, हमारे यहाँ पे शुरुआत जो रिट की हुई थी, ये आपने देखा हो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम जो था, इसके तहत जो मतलब कि जो 3 हाईकोर्ट थे, ठीक, उसमें आप ले लो जैसे कि बम्बई हाई कोर्ट ले लो या कलकत्ता ले लो, राइट। तो ऐसे ये 3 हाई कोर्ट थे उसमें, तो ये 3 हाई कोर्टों को ये रिट प्रदान किए गए थे सबसे पहले, राइट। तो 3 हाई कोर्ट में आप जैसे कि आप जोड़ लो, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है। ओके, तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये जो 3 हाई कोर्ट थे, राइट, ये 3 जो हाई कोर्ट थे, इन्हें रिट जारी करने की शक्ति दी गई थी। और सबसे पहला हाई कोर्ट ये था कलकत्ता, लेकिन बाद में यही फेडरल बन के 1949 फिर ये कौन सा बन गया, सुप्रीम बन गया। तो कलकत्ता जो है इसी को स्थानांतरण कर दिया गया था दिल्ली में, तो सबसे पहले यही है कलकत्ता। तो रिट जो जारी करने की पावर दी गई थी इन 3 हाईकोर्टों को दी गई थी 1861 में। ओके, अंग्रेजी जो शासन था उस समय भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था, उस समय ये 3 हाईकोर्ट थे और 3 हाईकोर्टों को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इनको रिट जारी करने की शक्ति दी गई थी। और रिट पावर जो दी गई थी, जो अभी जो दिख रही है, अभी जो पावर दिख रही है, तो वो एक समान उस समय भी थी, उस समय भी यही थी, क्योंकि भारतीय संविधान जब बना था तो संविधान के अंतर्गत जो रेड पावर जो दी गई है वो ऑलरेडी ही थी, लेकिन उन्होंने कॉपी कर लिया था, संविधान सभा ने उसको कॉपी कर लिया था संविधान में, और वो अनुच्छेद 32 के तहत वो प्रावधान कर दी गई। और 32 जो अनुच्छेद है, और ये सबसे प्रमुख अनुच्छेद माना जाता है, ये न्याय की आत्मा माना जाता है, मौलिक अधिकारों की आत्मा माना जाता है, क्योंकि इसे अगर इसमें किसी प्रकार का संशोधन या किसी को निरस्त करते हो तो समस्त मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है, राइट। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक। ये न्याय की एक प्रकार से झरना के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया है, या न्याय की आत्मा, ठीक, या मौलिक अधिकार की आत्मा, ठीक, मौलिक अधिकार की आत्मा, ठीक, इस रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया है भीमराव अंबेडकर ने कि अनुच्छेद 32 जो है वो सभी मौलिक अधिकारों से विशिष्ट है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 32 है, अगर सभी निलंबित हो जाते हैं या कुछ भी हो जाए, लेकिन अनुच्छेद 32 जो होता है इसमें किसी प्रकार संशोधन नहीं कर सकते, इसे खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार के इसे महत्वपूर्ण विषय माना गया है अनुच्छेद 32 को, इसके बिना सभी मौलिक अधिकार अधूरे हैं, उनका कोई मतलब या कोई औचित्य नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो थोड़ा इसकी हिस्ट्री। अगर वर्तमान में इनकी स्थिति देखी जाए, वर्तमान में अगर रिट की स्थिति देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। लेकिन इनमें आप देखोगे थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है, इनके क्षेत्राधिकार को लेकर थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए और हाई कोर्ट की बात की जाए, राइट,
तो इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं दोनों को। पहली बात तो इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। अब इनको थोड़ा समझो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते किसे कहते हैं? राइट, प्रारंभिक जो क्षेत्र अधिकार होते हैं वो कहते किसे हैं? जैसे आप जानते हो, अगर कोई कानून बनता है, राइट, या वो लागू होता है, ठीक, अगर वो कानून बन के लागू हो गया, अब निश्चित रूप से देखा जाए, अगर उस कानून से सम्मत, या कोई भी हम कानून ले लो या कुछ अलग से ले लो, ठीक, तो ये व्यक्ति जो है कुछ भी अपराध करता है, तो इसकी जो सुनवाई है आप देखोगे डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। इसके लिए नीचे आप अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, या कोई अपराध ऐसा हो जटिल अपराध ना हो, ओके, हाँ, वो ऊपर जा सकते हैं, वो जो अपील होती है, अपील के माध्यम से ऊपर जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इसकी जो सुनवाई होती है सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें की जाती है, ओके, उसमें की जाती है। फिर इसके बाद आप देखोगे इसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इस प्रकार से कोर्टों में आप अपील करके आप ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, वो अलग मैटर है, राइट। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा रहे हो। अधीनस्थ न्यायालय में ये चीजें लिखित होती हैं और अधीनस्थ न्यायालय में यह फैसले न्यायिक लिए जाते हैं, ठीक है, ट्रायल वगैरह है, ये सब कुछ अधीनस्थ लिए जाते हैं। तो एक्चुअली आपने देखा हो कि कोई भी आपराधिक मामले हो या सिविल मामले हो, ओके, तो वो अगर मामले सुनवाई करते हैं तो वो नीचे ही होते हैं, समझ रहे हो, अधीनस्थ न्यायालय में ही होते हैं। लेकिन अगर वहां से व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो अपील करते हुए हाई कोर्ट जा सकता है, वहां भी संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन आप देखोगे तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यहां से स्टार्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय से, राइट। कानून से संबंधित अगर कोई विषय है या सिविल या आपराधिक मामले में कोई विषय है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो अब वो सिविल मामले भी बहुत प्रकार के होते हैं, समझ में आ रहे हो, लेकिन मौलिक अधिकार भी एक सिविल मामले में ही आता है, मौलिक अधिकार भी सिविल मामलों में ही आता है, ये याद रखें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो ऐसे जो फैसले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, ये सिविल मामले में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अधीनस्थ न्यायालय हमेशा ये देखना कि ये जो फैसले सुनता है, मतलब कि आपराधिक मामलों में भी सुनता है, आपराधिक मामले ही ज्यादातर सुनता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले आप जाओगे, ठीक, तो ये इसका एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक। लेकिन इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि इसे ये पावर दी गई है यहाँ पर कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विषय है, या व्यक्ति से संबंधित कोई भी, चाहे वो जमीनी से हो या सिविल मामलों से कोई भी विषय है, ओके, तो उससे संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विषय है, अगर उससे संबंधित किसी प्रकार का शोषण हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकता है, राइट। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अगर वो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कानूनी सम्मत है, अगर आपराधिक सम्मत है, तो वो अधीनस्थ न्यायालय में जाना पड़ता है, ठीक, उसमें जाना पड़ता है। वो किस लिए बनाई गई, वो जाना पड़ते हैं। अब अपील के माध्यम से ऊपर तक जाएं तो एक अलग बात होती है। लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित कोई अगर फैसला है तो मौलिक अधिकार से आप डायरेक्ट ही आप जा सकते हो, कहां, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओके। तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, समझ रहे हो, चलिए। चलो, तो डायरेक्ट बात आती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें भी थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि हाई कोर्ट जो होता है इसके पास विवेकाधिकार पावर होती है, विवेकाधिकार का मतलब यह है कि आप अगर हाई कोर्ट में जाते हो, अगर आपसे जमीनी संबंधित कोई मामला है या आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई मामला है,
या आपका किसी मौलिक अधिकार किसी ने शोषण किया है, या किसी संस्था ने शोषण किया है, किसी अधिकारियों ने शोषण किया है, ओके, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ हाई कोर्ट में मान लो जाते हो, ठीक, हाई कोर्ट में जाते हो, तो हाई कोर्ट के पास ये विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है। अगर वो चाहेगा तो आपके फैसले को निर्णय देगा, या आपकी परिस्थिति को समझेगा, वो निर्णय देगा, राइट। तो ये इसके विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है। अगर नहीं देता है तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि वो बाध्यकारी है कि आपको मतलब हाई कोर्ट को देना पड़ेगा रेट, वो बाध्यकारी नहीं है, वो विवेकाधिकार शक्ति उसे प्राप्त है, वो अपने अकॉर्डिंग देगा या तो नहीं देगा। अगर आपको पास कोई भी शोषण हुआ है, आपके अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, या तो हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, दोनों पर जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शक्तियों को लेकर थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसके पास जो विवेकाधिकार शक्ति दी गई है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है कि ये अगर चाहेगा तो आपका प्रॉब्लम है सॉल्व कर देगा, ठीक, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए संरक्षण करता है, और अंतिम संरक्षण करता है, इसके ऊपर तो फिर कोई है ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है और ये उसका कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला है तो उसकी वो सुनवाई करेगा ही। इसको कभी वो विवेकाधिकार या किसी से मना नहीं कर सकता, कभी मना नहीं कर सकता है। उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उसकी ये कर्तव्य है, इस चीज के लिए वो बाध्यकारी है कि सुप्रीम कोर्ट एक संरक्षण करता है और वो इस चीज को सुनेगा, कभी भी इसे खारिज नहीं करेगा। जबकि हाई कोर्ट है वो विवेकाधिकार पर है, वो अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। इसमें बेसिक डिफरेंस है, समझ रहे हो, इसमें बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर देखोगे कानूनी अधिकार से संबंधित, कानूनी अधिकार से संबंधित अगर बात की जाए तो कानूनी अधिकार जो होते हैं कानून से संबंधित, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनसे संबंधित जो अधिकार होते हैं वो आप देखोगे, वो आप अगर देखोगे सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो डायरेक्ट इस पे फैसले नहीं सुनता है, डायरेक्ट इस पे फैसले नहीं सुनता है कानूनी अधिकार से। जैसे कोई भी कानूनी अधिकार, जैसे आईपीसी या सीआरपीसी या सीपीसी, इनसे जुड़ा कोई मामला है, ओके, या कोई अपराध से जुड़ा कोई मामला है, राइट। अगर आप बोलो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फैसला सुनना है जाकर के, तो आप नहीं सुन सकते। आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर वो तब करेंगे, वहाँ पर आपके सॉल्यूशन करेंगे, या आपकी जो भी समस्याएं हैं या कोई भी ऐसा विषय है जो कानून से जुड़ा हुआ है। कानून तो मतलब आप जानते ही हो, कानून से या तो कोई ऐसा कानून जो संसद द्वारा विधि से पारित किया गया हो, या ऐसा कानून जो सीआरपीसी या आईपीसी, ठीक, आईपीसी सीआरपीसी धारा के तहत जो हो, ओके, तो उनको आप देखोगे तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत मानते हैं। तो अगर इससे जुड़ा कोई मामला है, इससे जुड़ा कोई मामला है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके लिए आप हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में अगर फैसला सुनता है तो ठीक है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते हो, यहाँ संतुष्ट नहीं हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते, समझ रहे हो। हाई कोर्ट में आपको जाना होगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, राइट। जबकि मौलिक अधिकार से जुड़ा है, मौलिक अधिकार से जुड़ा है, तो आप वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। या हाई कोर्ट में जाओ तो हाई कोर्ट में अगर तुम्हें लगता है कि हाई कोर्ट में मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, ओके, आपको लगता है कि मुझे हाई कोर्ट में संतुष्टि मिल जाएगी, तो आप हाई कोर्ट जाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि मुझे संतुष्टि हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक। सुप्रीम कोर्ट तो फिर इसके लिए है, बैठा ही है। तो ये दो इसमें डिफरेंस है। अगर और डिफरेंस की बात की जाए तो अनन्य क्षेत्राधिकार आप देख लो थोड़ा। अनन्य क्षेत्राधिकार भी होते हैं। अनन्य क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जो आप देखोगे जो 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त होते हैं। अनन्य क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त होते हैं, यानी कि कोई मामला ऐसा भी है जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मान लो कि किसी राज्य के अंतर्गत आता है, ओके, और राज्य के अंतर्गत किसी भी राज्य की किसी भी क्षेत्र में आता है, तो उसका जो अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो मामला है, जो व्यक्ति का जुड़ा से मामला है, उसे 226 से हाई कोर्ट सुनता है, ठीक, वो हाई कोर्ट को दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये हाई कोर्ट को भी इसकी पावर दी गई है, हाई कोर्ट को भी इसकी पावर दी गई है कि वह अनन्य क्षेत्राधिकार को 226 के तहत सुनवाई कर सकता है। अनन्य क्षेत्राधिकार तो आप जानते हो कि एक राज्य के अंतर्गत आते हैं, किसी राज्य विशेष के अंतर्गत आते हैं, ओके, तो उसको सुनवाई करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे यह है कि कोई भी राज्य, कोई भी हाई कोर्ट है, कोई भी हाई कोर्ट है, कि किसी राज्य का हाई कोर्ट है, वो दूसरे राज्य के हाई कोर्ट या दूसरे राज्य का मामला नहीं सुन सकता। अगर ये हाई कोर्ट उस राज्य में है तो, हाई कोर्ट उस राज्य में है तो आप ये वाला जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का जो क्षेत्र पड़ता है, राज्य पड़ता है, वहां की राज्य के किसी भी व्यक्ति का मामला को सुनवाई नहीं कर सकता है, चाहे वो कानूनी अधिकार से संबंधित हो, चाहे वो किसी से भी हो, ओके, क्योंकि ये एक प्रकार के कानूनी दायरे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हाई कोर्ट है एक राज्य से दूसरे राज्य की सुनवाई कर लेगा जाके। हाँ, इतना जरूर है कि जो हाई कोर्ट है वो 2-3 राज्य, एक एक हाई कोर्ट में 2-3 राज्य हैं, ठीक, जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट तो है नहीं, तो कहीं कहीं 2 राज्यों से मिलकर एक हाई कोर्ट है, कहीं 3 राज्यों से मिलकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है, तो वहां पर फैसला उसका वो क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत सुन सकता है। लेकिन वहां पे नहीं सुन सकता है जहां पर दूसरे राज्य में भी हाई कोर्ट है और आपके राज्य में भी कोई एक हाई कोर्ट है, ठीक, तो आप समझो कि मुझे दूसरे हाई कोर्ट में सुनने जाकर के, दूसरे हाई कोर्ट के राज्य में हम सुनने जाकर के, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये भी एक प्रकार से देखे जाए तो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आ गया होगा। लेकिन बस यही है कि इनको जो राज्य होते, जो हाई कोर्ट होते हैं, इनको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से, इनसे संबंधित जो क्षेत्राधिकार संबंधित हैं, ठीक, इनको थोड़ा पावर ज्यादा दी गई, क्योंकि ये अनन्य विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित निर्णय सुनते हैं, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है। बस ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है लेकिन वो सुनता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ही इसको दी गई है हाई कोर्ट को, तो वो यही सुनता है। इसलिए इसके जो अनुच्छेद 226 है ये थोड़ा पावरफुल है, ओके। चलिए, इनका हाई कोर्ट का है थोड़ा, जो क्षेत्र है वो थोड़ा अधिक है। अब हम बात करते हैं रेटों पर। जो रेट हैं, अब उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रेट बेसिकली 5 हैं, का क्या महत्व है। सबसे पहला जो रेट आता है वो आता है आपका अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को थोड़ा सुनो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, बंदी का मतलब होता है हिरासत। अब हिरासत और प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष करना। अगर किसी व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है, ओके, हिरासत में लिया है, तो उसे प्रत्यक्ष करना होता है, प्रत्यक्ष करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस है, पुलिस डिपार्ट है, और किसी व्यक्ति को उसने हिरासत में ले लिया और उसे न्यायालय में भी पेश नहीं किया 24 घंटे में। सक्षम न्यायालय जो होते हैं उसमें 24 घंटे में पेश करना होता है, अनुच्छेद 22 में आपने पढ़ा होगा, ओके। अगर व्यक्ति पेश नहीं करता है, अगर व्यक्ति को पेश नहीं किया जाता है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसमें भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार करके उसके साथ मारपीट करता है, ओके, उसके साथ मारपीट करता है या कोई अनैतिक कृत्य करता है, उसके साथ में अनैतिक कृत्य करता है, राइट, तो यहां पर आप देखोगे उसे न्यायालय में नहीं पेश किया जाता है। यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी कि पुलिस डिपार्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ओके, पुलिस डिपार्ट ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो व्यक्ति आपराधिक मामलों से संबंधित जुड़ा हुआ है, आपराधिक मामलों में जुड़ा है या अपराध प्रवृत्ति का है, तो उसे आप न्यायालय में पेश करोगे, न्यायालय में पेश करोगे, और न्यायालय में आपको पेश करते हुए बताना होगा कि ये व्यक्ति कैसा किस अपराधियों से किसी अपराध से जुड़ा हुआ, इसका संदिग्ध मामला है या कोई ऐसा मामला है जो काफी जटिल संदिग्ध है, ओके, ये बताना पड़ता है आपको वहां पे न्यायालय में। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको मारपीट किए और गलत काम उसके साथ कर रहे हो। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तियों को दिए जाते हैं,
ये व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, मतलब व्यक्तियों को दिए जाते हैं कि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस हिंसात्मक गतिविधि नहीं अपना सकती। अगर आपने कोई भी अपराध किया है या आपने कोई भी ऐसा आपका मामला है जो आपसे जुड़ा हुआ है, राइट, आपराधिक प्रवृत्ति का है या किसी सिविल से संबंधित मामला है, ओके, तो इस मामले को आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट है वो भ्रष्टाचार में होकर के उसे के साथ मारपीट या गुप्त रूप में उसे नहीं रख सकते, ओके, बिना न्यायालय के परमिशन, राइट। अगर आपने न्यायालय से कोई परमिशन नहीं ली है और आप गुप्त में उसे रखे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये पुलिस के मतलब कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो वो अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही मतलब यही होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, फिर न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा, ओके। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यही लागू होता है। आप थोड़ा समझ में आया कि नहीं? चलिए, हाँ, ये है कि बात इधर होती है कि ये व्यक्ति अपना न्यायालय वहाँ न्याय कबूल सकता है, एक अपनी बात रख सकता है, ये इसको पावर दी गई है, हिरासत वाले व्यक्ति को इसको पावर ये दी जाती है, या वो अपनी वहाँ पर बात बोल सकता है या आपराधिक संबंधित सबूत दे सकता है, वो अलग बात होती है। लेकिन पुलिस को भी वहाँ बताना पड़ता है कि ये व्यक्ति किससे संबंधित था, कैसा नहीं था, ठीक, क्योंकि न्यायालय में पेश करना ही पड़ता है इनको, ये जिम्मेदारी होती है इनकी। तो यही है। तो इसके विरुद्ध क्या होता है कि कंडीशन बेस पर इसको न्याय दिया जाता है, हिरासत वाले व्यक्ति को है कंडीशन बेस पर न्याय दिया जाता है, ठीक, अगर ये अपराध से संबंधित कोई मामला ऐसा आता है। लेकिन वैसे तो इसको आपराधिक मामले जो होते हैं इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक्चुअली में नहीं होते हैं। मेरी बात समझना एक बात को, मान लो वैसे तो आपराधिक मामले कैसे होते हैं, आपराधिक मामले देखो ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा जटिल अपराध हो, कोई एक नॉर्मल मामले भी होते हैं, एक चोट वोट थोड़ा लग जाए वो भी एक नॉर्मल मामले होते हैं, तो वो उनको हम ज़्यादा आपराधिक श्रेणी में इतना नहीं डालते हैं, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन कंडीशन बेस यहाँ पर इसलिए होती है कि वही व्यक्ति जो है ना, वही व्यक्ति जो है अगर न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर जो भी जज बैठे होते हैं, राइट, तो उनको अगर लगता है कि ये व्यक्ति ने अपराध किया है या कोई इसका फैसला इससे जुड़ा हुआ है, तो वो सुनवाई कर सकता है, आगे सुनवाई कर सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है, राइट। अगर उसको लगता है कि कंडीशन बेस पर कि इस व्यक्ति नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, इसने अपराध नहीं किया है, तो वो छोड़ भी सकता है, वह छोड़ भी सकता है। तो ये एक्चुअली कंडीशन बेस पर आधारित है। कंडीशन देख के होता है कि किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है कि वाकई में उसने अपराध किया है या किसी उसने गलत काम किया है कि नहीं, कि आप फालतू उसे पकड़ लाए हो, राइट, और आप झूठ बोल रहे हो। पुलिस भी झूठ बोल सकती है, अपने को बचने के लिए झूठ बोल सकती है। पहले उसे मारपीट की, अब न्यायालय में ले गए तो वहाँ बोल सकती है इसने ऐसा ऐसा कृत्य किया था। तो वो कंडीशन बेस पर होता है, उस पर भी पूछा जाता है, अब वो बता सकता है, राइट। इसके बाद ये विवेक तौर पर जज जो होते हैं वो ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर उनको लगता है इसने नहीं किया है, ये नहीं लग रहा है अपराधी टाइप का व्यक्ति, तो वो उसे विवेकाधिकार से छोड़ भी सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है। तो यही तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ में आया? यानी कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया हुआ है तो उसे न्यायालय में पेश करना होता है, उसके विरुद्ध जो न्यायालय होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। चलिए इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद अगर आप देखोगे, अपवाद में जैसे संसद की कार्रवाई की अवमानना। अब देखो, अगर संसद से जुड़ा कोई मामला है, कानून से जुड़ा कोई मामला है, ठीक है, उससे कोई अवमानना है, अगर आप संसद की कोई कार्रवाई है उसको आप नकार रहे हो, उसको मना कर रहे हो, ठीक है, संसद की कार्रवाई में देखो, संसद इस प्रकार को देखोगे तो संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, वो कानून बनाती है, ठीक। अगर आप अवमानना के तहत उसके जो विषय हैं, ठीक, उसकी अवमानना कर रहे हो या उसकी भर्त्सना कर रहे हो, राइट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, संसद की कार्रवाई की अवमानना नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर आप इससे संबंधित कार्रवाई की अवमानना करते हो, कार्रवाई की अवमानना अगर करते हो
तो फिर आपको ये जो रिट है उस पर जारी नहीं होता है, जारी नहीं होता है। आप ये बोलो कि हम संसद की कार्रवाई की अवमानना भी करें, संसद की बातें हैं या उसमें निर्णय हैं उसको भंग करें, ऐसा कोई कृत्य करते हो और आप ये भी सोच रहे हो कि इसके तहत मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है, ये जारी ही नहीं होगा इसके। समझ रहे हो? अगर आप अवमानना करते हो तो इसके लिए आप दंड के प्रावधान, दंड के आप युक्त माने जाओगे, दंड के आप भागीदार माने जाओगे। तो यहां पर आप ये सोचो कि मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपको पता ही है कि व्यक्तियों को संरक्षण करने के लिए वो दिया जाता है, ठीक, तो नहीं मिलेगा। दूसरा है यहां पे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना या न्यायालय की अवमानना, लिखो न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना का मतलब यह है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, राइट, अगर किसी भी प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार का अगर वो निर्णय देता है या डिसीजन देता है, सुप्रीम कोर्ट है, अंतिम तो सुप्रीम ही कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का अगर आप नहीं मानते तो उसको अपील करके आप ऊपर जा सकते हो, वो एक अलग बात होती है, राइट। लेकिन मानना यहाँ पे अवमानना का मतलब अलग होता है, अवमानना का मतलब यहाँ अलग होता है, संतुष्टि एक अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं है तो अपील करके ऊपर जा सकता है, लेकिन अवमानना एक शब्द अलग हो जाए। अवमानना का मतलब यह है हम आपकी चीज को नहीं मानेंगे, मतलब कि तुम्हारा दिया गया फैसला ही गलत है, तुम्हारा दिया गया निर्णय ही गलत है, हम इस चीज को नहीं मानेंगे, बिल्कुल ही नकार दे रहे, ठीक। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी पावर को नकार रहे हो, अवमानना कर रहे हो, उसकी शक्तियों को मानना कर रहे हो, उसके निर्णयों को मानना कर रहे हो, या उसने कोई फैसला न्याय के संदर्भ में लिया है वो आप उस चीज को लिए नहीं मान रहे हो, राइट, तो आप ये मत सोचिए कि इसके मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यहां पर आप हिरासत में ले लिए जा सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आप इसमें दंड के भागीदार हो सकते हो, तो न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते हो, तो यहां पे ये रिट जारी नहीं होता है। तीसरी बात अगर देखोगे, अगर न्यायालय की अनुमति से अगर कोई गिरफ्तारी होती है, मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया, इस व्यक्ति ने इसका अपराध कर दिया, इस व्यक्ति ने इसका अपराध कर दिया, राइट, अब क्या होता है कि यही न्यायालय में गया और न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया है, आदेश दे दिया है किसी को गिरफ्तार करने का, कि इसने अपराध किया है, इसे गिरफ्तार किया जाए, ठीक। या कोई व्यक्ति पकड़ के जाता है, न्यायालय में जाता है और निश्चित रूप से वहां पर अगर वो घोषित हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने, सबूतों के माध्यम से घोषित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, ठीक, न्यायालय उसे घोषित कर देता है, तो न्यायालय जब घोषित करता है तो उसे गिरफ्तार करने की भी पावर होती है उसे, तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति देता है। तो न्यायालय जब किसी को गिरफ्तार करने की बात करता है, गिरफ्तार करने की बात करता है, तो वहां पर जो रेट होते हैं, वहां पर जो रेट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रेट होता है वो जारी नहीं होता है, जारी नहीं होता है, ठीक, गिरफ्तारी के संदर्भ में जारी नहीं होता है। अगर और आप देखोगे चौथी, कानून सम्मत हिरासत, जैसे कानून सम्मत हिरासत की बात आई है, कानून सम्मत हिरासत का मतलब है कुछ कानून ऐसे होते हैं, कानून सम्मत हिरासत का मतलब यह है अगर आपको आईपीसी, सीआरपीसी इनके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि किसी से आपका आपराधिक मामला जुड़ा हुआ है, आपराधिक हो या कोई भी मामले हो जो आईपीसी सीआरपीसी कानून के तहत आते हो, राइट, तो इनसे तहत अगर कोई मामला आ रहा है, ठीक, तो आपको कानून सम्मत, क्योंकि ये कानून के सम्मत हैं और कानून सम्मत जो भी फैसले लिए जाएंगे आईपीसी या सीआरपीसी धारा के तहत अगर आप पे लागू की जा रही है, तो फिर आपका अधिकार जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो लागू नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। या आप ऐसे देख लो, कानून सम्मत में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ओके, यानी कि मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या कुछ ऐसे बाहरी खतरे हो उनसे सुरक्षा के लिए भारत ने जो कुछ बनाए हैं, ठीक, अगर आप उनके दायरे में आते हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के विरुद्ध है, या कोई वो उनको लगता है कि ये व्यक्ति है मतलब कि ऐसा गलत कृत्य किया है या कुछ इसने देश की एकता अखंडता को ठेस पहुंचाई है, अगर वो कानून सम्मत
समझना भैया, अगर वो कानून सम्मत के अंतर्गत है, यानी कि कानून सम्मत का मतलब है एनएसए या पीएसए, एक पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इससे संबंधित अगर आप कोई भी मामला करते हो, यानी कि इसके विरुद्ध यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, अगर आप राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, उसको चोट पहुंचा रहे हो, या पीएसए है, पीएसए का मतलब है आप बहुत ही जैसे पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, यानी कि जो है पब्लिक की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, अगर आप उनके विरुद्ध किसी भी पब्लिक को मारते हो या पब्लिक के साथ बम लगा के उड़ा रहे हो, ठीक है, या सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो सार्वजनिक सम्मेलन है, वहां पे आप किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य कर रहे हो, तो फिर आप कानूनी सम्मत आप पे कार्रवाई होगी और आप पे ये रिट जारी नहीं होगा। ठीक, तो फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आप समझ में आया बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक्चुअली में ये जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये व्यक्तियों को संरक्षण देता है, किसी व्यक्ति को संरक्षण देता है। अगर उसे हिरासत में लिया गया है तो हिरासत में लेने का उसको न्यायालय में प्रकट करना होता है, और प्रकट करने के बाद उस पर जो भी कंडीशन बेस उस पर वो न्यायालय सुनवाई करता है। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति का नहीं है, तो उसे छोड़ भी देते। चलिए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, और ये कहां कहां लागू नहीं होता है तो आपको वो भी समझ में आ गया है। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब आप थोड़ा समझो, ये शब्द जो है ना, परम आदेश किसका हो सकता है? परम आदेश आप किसका हो सकता है? परम का मतलब है यहाँ पे उच्च या सबसे अंतिम रूप। तो परमादेश किसका हो सकता है? तो आप जैसे कि जानते हो, परमादेश एक प्रकार का देखा जाए सुप्रीम, परम का मतलब सुप्रीम एक प्रकार का ऐसा शब्द होता है जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। अगर किसी व्यक्ति का अगर आप किसी से संबंधित फैसला है, व्यक्ति संबंधित अधिकारों से फैसला है, अगर उस पर सुप्रीम जो पावर है उस किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अगर वहां से कोई आदेश देती है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, वो परम आदेश माना जाता है, और उसको तो मानना ही पड़ेगा सुप्रीम। और सुप्रीम पर कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट भी है, और परम आदेश में हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। तो परमादेश आप यही समझिए कि आप देखो, परमादेश जो जारी किया जाता है वो सिविल मामलों में भी होता है और आपराधिक मामलों में भी होता है। थोड़ा अब ये समझो कि किस प्रकार से। देखो, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक, ये कोई व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति कोई पैसा वाला है। अब वो क्या करे? पैसा वाला है, अगर ये व्यक्ति इसकी संपत्ति को छीन ले गरीब की, क्योंकि छीन सकता, क्योंकि अगर इसका उच्च तक ऊपर तक इसकी अगर पहुंच है, इसकी तहसीलदार तक पहुंच है, या एसडीएम तक पहुंच है, या डीएम तक पहुंच है, ठीक, तो ये व्यक्ति इसकी जमीन को छीन भी सकता है। अगर इस व्यक्ति की जमीन छीनता है तो अब इसने छीन ली, ओके, तो अब बात ये आती है कि ये व्यक्ति तो पहले कहाँ जाएगा? पहले जाएगा तहसीलदार तक कि देखो मेरी जमीन ऐसे ऐसे इसने हड़प ली, ओके। अब मान लो ये तहसीलदार है, अगर समझदार होगा तो फैसला अनुचित नहीं देगा, अगर समझदार होगा तो फैसला वो है उचित ही देगा। अगर वो समझदार नहीं है, अगर वो घुलमेल कर रखा है इस व्यक्ति से, तो वो मना भी कर सकता है, सही बात। फिर ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? एसडीएम के पास जाएगा, तहसीलदार के बाद एसडीएम के पास जाता है। हो सकता है एसडीएम भी भ्रष्ट प्रकार के हों, वो भी कोई अनैतिक कृत्य करें, भ्रष्टाचार से वो भी लिप्त हों एसडीएम, ठीक। तो फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? अब एसडीएम के पास भी उसकी जमीन हड़प ली गई है, अब वो एसडीएम के पास गया, तो एसडीएम भी उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये भी गुल्ल मुल्ल कर लिए, ठीक, इस व्यक्ति से, क्योंकि ये पैसा वाला व्यक्ति है, ऐसे होते हैं ना। तो फिर अब क्या होता है? फिर यही व्यक्ति जाएगा डीएम के पास। अब डीएम भी देखा जाए तो फिर ये भी गुल मिल, अगर ये समझदार डीएम है, ठीक है, हाँ, नैतिक आचरण से युक्त हैं, तो ये फैसले सही ले लेंगे, ये फैसला सही दे देंगे, ओके। अगर
अगर यही व्यक्ति देखा जाए तो इस व्यक्ति से संबंधित अगर ये फैसला डीएम भी नहीं देते हैं और उसकी जमीन हड़प ली गई है, शोषण हो गया उसका, और डीएम भी उसका मामला नहीं देते हैं, तो फिर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति रिट के तहत, ठीक, क्योंकि ये फैसला किससे जुड़ा हुआ है, सिविल मामलों से जुड़ा है, फिर यही व्यक्ति कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। ठीक, हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट को तो विवेकाधिकार, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, विवेकाधिकार है। अगर विवेकाधिकार से, सुनना मेरी बात, अगर ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति को निर्णय देना चाहिए, हाई कोर्ट चाहता है कि मुझे निर्णय देना चाहिए, तो ये एक परमादेश जारी करेगा, ये परमादेश जारी करेगा। और परमादेश किसे जारी करेगा, ये करता है सीधे डीएम को। परमादेश आपने देखा हो, हाई कोर्ट जो जारी करते हैं वो तहसीलदार और एसडीएम को जारी नहीं करते हैं, समझ रहे हो, तहसीलदार और ये एसडीएम को जारी नहीं करते हैं, ये किसे जारी करते हैं, ये सीधे करते हैं डीएम को जारी। और डीएम को जारी करें क्योंकि जिला का प्रमुख होता है, वो एक जिला का एक प्रकार से देख रेख करता होता है, वो अधिकारी मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक, तो उन्हें जारी करते हैं। अब बात ये आती है, क्या डीएम इस चीज को खारिज कर सकता है, मतलब कि जो हाई कोर्ट ने जो परमादेश जारी किया है, अब मान लो हाई कोर्ट के पास भी विवेकाधिकारी होता है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट अगर परमादेश जारी करता है या हाई कोर्ट परमादेश अगर जारी करता है, तो डीएम उस परमादेश को मना नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मना नहीं कर सकते हैं, ये उनको लागू करना ही पड़ेगा, इनको शर्त युक्त मानना ही पड़ेगा डीएम को, राइट। आप चाहे व्यक्ति गुल्लमुल्ल किए हो, चाहे कुछ भी किए हो, डीएम को ये बात माननी पड़ेगी, या डीएम की खटिया खड़ी होने वाली है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं कि जो डीएम होते हैं, ये भी देखे जाए अगर भ्रष्टाचार से युक्त हैं, अगर वो व्यक्ति का सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है, उस व्यक्ति को न्याय देने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करता है। ओके, ये परमादेश जारी करता है और ये अधिकारियों पे जारी किया जाता है, ठीक, ये किस पे जारी किया जाता है, अधिकारियों पे जारी करते हैं। चलिए, तो फिर तो उसे न्याय दिया जाता है, मतलब डीएम पे जारी जब जैसे ही होता है तो फिर ये डीएम इनको मानना ही पड़ता है, और डीएम फिर क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। पहले इसने गुल्लमुल्ल कर ली मान लो, ठीक, अब सुनवाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मान लो और भी, अब ये रिट जारी किस पे नहीं होता, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो यही ठीक है, इतना ही है। अपवाद देख लो, अपवाद थोड़ा इसके देखो, इसके अपवाद जो हैं वो निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। अब परमादेश है, क्या परमादेश जो है, क्या जो हाई कोर्ट, उच्च कोर्ट, न्याय, सुप्रीम कोर्ट हैं, क्या व्यक्तियों पर भी परमादेश जारी करते हैं, नहीं करते हैं। उनको परमादेश का मतलब वो उसके क्षेत्र में ही नहीं आते हैं, निजी व्यक्तियों पे नहीं ये जारी होता है। दूसरी बात है, दूसरी बात है, राज्यपाल पे भी ये जारी नहीं होता है, और राष्ट्रपति पर भी ये जारी नहीं होता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल है, अगर राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, ठीक, अगर ये कोई भी अनैतिक कृत्य करते हैं, अनैतिक कृत्य अगर करते हैं, तो इन पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुनना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश जारी कर दें हाई कोर्ट राष्ट्रपति पर, तो नहीं कर सकते हैं। परमादेश राज्यपाल पे कर दें तो नहीं कर सकते हैं। अगर निजी व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति, उन पे जारी कर दें तो नहीं होते हैं। क्यों, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, आपस में ये झगड़ गए, ठीक, आपस में ये झगड़ गए, ठीक है, आपस में झगड़ गए। अब ये व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मेरे इसने ऐसे ऐसे मतलब अधिकार क्षेत्र में, मतलब इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरी या कोई सिविल मामलों से संबंधित बात है, ठीक, गलत किया है, तो ये चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस व्यक्ति पर परमादेश जारी कर देगा, नहीं कर देगा। अगर इच्छा है तो वो तो इसके अधिकार क्षेत्र में इस पर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि इसे भी उतनी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, तो इसकी जो सुनवाई होती है वो नीचे व्यक्ति लोग करते हैं, ठीक है, परमादेश इन पे जारी नहीं होता है, राज्यपाल पे भी नहीं जारी होता है, राष्ट्रपति पे भी नहीं होता है। या कोई निजी संस्था हो, निजी संस्थाएं होती हैं बहुत सारी, उन पे भी जारी नहीं होता है,
या हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रपति हुए, निजी संस्थाएं हुई, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं तो आपको पता होना चाहिए जो संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं नहीं है, ठीक, उन पर जारी नहीं होता है। इसके बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो उनके अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उन पर भी ये रिट जारी परमादेश जारी नहीं होता है। ठीक, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उन पर ये जारी होता है। अधीनस्थ न्यायालय पर परमादेश जारी होता है। ठीक, ये आप समझ सकते हो। निजी व्यक्तियों पर जारी नहीं होते हैं, राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर, या निजी संस्थाओं पर, या गैर संवैधानिक संस्थाओं पर, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राइट, इन पे परमादेश जारी नहीं होता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उन पर परमादेश जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये पावर होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा परमादेश। तीसरा आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही या मना करना, मनाही या मना करना। देखो, मनाही या मना करना का यहां क्या मतलब है, यहां पर मनाही का क्या मतलब है थोड़ा समझिएगा। जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो न्यायिक प्रवृत्ति की होती हैं। न्यायिक प्रवृत्ति की संस्थाएं को मतलब ये होता है जो आपराधिक एवं सिविल मामले, जिसे बोलते हैं दीवानी मामले, सिविल मामलों को सुनते हैं। ठीक, ये आपराधिक एवं सिविल मामलों को सुनती हैं कौन, न्यायिक प्रवृत्ति। कुछ होते हैं अर्धन्यायिक प्रवृत्ति के। अर्धन्यायिक में आपने देखा हो कि ये जो होते हैं सिविल मामले सुनते हैं। तो अर्धन्यायिक में आपने देखा हो सीबीआई है, ईडी है और एनआईए है। ठीक, ये अर्धन्यायिक प्रवृत्ति की एजेंसियां हैं। ओके, तो ये जो होती हैं तो ये अर्धन्यायिक होती हैं, ये सिविल मामलों को सुनती हैं, ये सिविल मामलों को सुनती हैं। जबकि ये जो होती हैं न्यायिक प्रवृत्ति की, तो ये आपराधिक मामले और सिविल मामलों की सुनती हैं। और ये अर्धन्यायिक जो होती हैं सिविल मामले केवल सुनती हैं। आपराधिक मामलों की ये जांच कर सकती हैं केवल। आपराधिक जो मामले होते हैं, आपराधिक मामले जो होते हैं इनकी केवल ये जांच कर सकते हैं। इनके पास अपना सुप्रीम वो मतलब कोर्ट होता है, जैसे सीबीआई है उसका अपना कोर्ट होता है, तो ऐसे इनके पास कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर सिविल मामले सुनते हैं, आपराधिक मामलों की ये जांच करते हैं, फिर ये अपनी जो रिपोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन लेता है। ओके, अब बात आती है प्रतिषेध की। प्रतिषेध का मतलब होता है यहाँ पे मनाही। ठीक, और मनाही यहाँ आप किस प्रकार की कर सकते हो, मनाही आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा आप सुनो। यहाँ पे मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी मामला है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक, मौलिक अधिकार से मामला जुड़ा हुआ है, चाहे अपराध प्रवृत्ति का मान लो। ठीक, अगर आप देखोगे, अगर वो अधीनस्थ न्यायालय में उस पर फैसला चल रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में उस पर फैसला चल रहा है, राइट, अगर अधीनस्थ न्यायालय में उस पर फैसला चल रहा है, ठीक, तो अगर वो फैसला न्यायिक प्रवृत्ति का नहीं है, यानी कि न्यायिक प्रवृत्ति का नहीं है, अगर वो गलत फैसला है, वो ऐसा फैसला है जो न्यायिक उचित एवं उचित न्यायपूर्ण नहीं है, राइट, वो गलत चल रहा है। ओके, तो उस पर हाई कोर्ट जो है वो प्रतिषेध जारी करते हुए, हाई कोर्ट है उसे प्रतिषेध जारी करते हुए उसको रोक सकती है। ओके, को रोक सकती है। या आप देखोगे सुनना मेरी बात ध्यान से,
या कोई मामला न्यायालय, यानी कि जो आपराधिक मामले एवं आपराधिक मामले और सिविल मामले, ठीक, इनकी सुनवाई कर रहे हैं कोई न्यायालय है, इनको हम बोलते हैं न्याय प्रवृत्ति। ठीक, न्याय प्रवृत्ति की जो संस्थाएं होती हैं या न्यायालय, हम अधीनस्थ न्यायालय की बात कर लो, ठीक, वो ले लो, या आप गैर संस्थाएं, गैर न्यायिक संस्थाएं जैसे कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये गैर न्यायिक संस्थाएं हैं, राइट। इनसे में कोई मामला ऐसा चल रहा है, इनमें मामला चल रहा है जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, और ये मामला इस प्रकार से इस पे मतलब न्याय हो रहा है कि जो उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है एवं न्यायपूर्ण नहीं है। ओके, तो इस पे जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है वो प्रतिषेध जारी करते हुए उस फैसले को रोक सकता है, उस फैसले को रोक सकता है, यही प्रतिषेध बोलते हैं। ओके, प्रतिषेध यही बोलते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे जिला के जो, जैसे मान लेते हैं कोई भी मान लो एसपी है, ठीक, एसपी हैं, एसपी ने क्या किया, मान लो कि कोई व्यक्ति है, टीआई है, टीआई के पास गया और टीआई के पास मतलब एफआईआर लिखाने गया कोई व्यक्ति, राइट, और ये टीआई मान लो एफआईआर नहीं लिख रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा है, राइट, तो टीआई के पास गया, एफआईआर नहीं लिख रहा, और यही व्यक्ति फिर क्या काम किया, एसपी के पास गया, जिला अधीक्षक के पास गया, तो ये अधीक्षक अगर चाहेगा, अधीक्षक चाहेगा तो टीआई को ऑर्डर देगा सीधा कि आप क्या कीजिए, आपको ये फैसला सुनना होगा, एफआईआर लिखना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीआई जो अधीक्षक है, जो आईपीएस अधिकारी है, उसकी बात को मान ले, उसके फिर ये हो सकता है कि उसकी बात मान सकता है, समझ रहे हो, इसकी बात ये मान सकता है, और टीआई जो होता है इसकी बात को मान सकता है कि ठीक है, हमारे ऊपर अधिकारी का मतलब आदेश आया है कि हम एफआईआर लिख लें, लिख लेते हैं, ठीक, चाहेगा तो लिख लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं लिखेगा, आप समझ रहे हो, चाहेगा तो लिख लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लिखेगा। ओके, ये जो अधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, इनकी बात अगर टीआई मानता है तो मान सकता है, अगर नहीं मानता है तो नहीं मान सकता है। अगर एसपी अगर इसको सस्पेंड कर दे तो कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पुनः बहाली हो जाएगी उसकी, ओके, पुनर्बहाली हो जाएगी। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि अगर एसपी ने बोल दी है कि तुमको एफआईआर लिखनी होगी तो ये लिख ही ले, ऐसा नहीं है, ये बात को मना भी कर सकता है कि हम सर नहीं लिखेंगे, ऐसा ये बोल भी सकता है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ जाएगा, हो सकता है कि ऊपर भी चला जाएगा, क्योंकि एसपी जो होते हैं, आपने देखा हो एसपी जो होते हैं एक्चुअली में ये इनका परम आदेश नहीं होता है, इनका भी आप देखोगे तो परम आदेश नहीं होता है, ठीक, इनका भी परम आदेश नहीं होता है, तो आपने देखा हो इनका भी परम आदेश नहीं होता है, तो आप समझिए मेरी बात को, इनका भी परम आदेश नहीं होता है, इनसे ऊपर भी अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर आपने देखे हो एसएसपी हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी, ये बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं इनसे भी ऊपर होते हैं, फिर उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट होता ही है। तो ये भी आप देखोगे जबरन किसी पर मतलब कार्य नहीं करा पाते हैं, हाँ सस्पेंड कर देता है, हो सकता है इसकी बात ना माने, सस्पेंड कर दे वो अलग बात है, ठीक, उसको अपनी नौकरी बचानी है तो अपना वो मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव में वो मान ही ले, ठीक है। तो वो इस चीज़ को रोक सकता है, इस चीज़ को एफआईआर को वो रोक सकता है, ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली में जो एग्जाम्पल था ये मैंने परमादेश का आपको दिया है, ठीक, परमादेश का दिया है आपको, ठीक है? मैं ये देना चाहता था, परमादेश का आदेश है, परमादेश के तहत, क्योंकि एसपी जो है, एसपी के पास कोई परमादेश नहीं होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ प्रतिषेध की बात हो रही, तो प्रतिषेध जो होता है वो एक्चुअली में हाई कोर्ट जो होते हैं वो जारी करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रतिषेध जारी करते हुए कोई भी ऐसा फैसले हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, अगर वो न्यायोचित उचित पूर्ण नहीं है तो उनको वो अधीनस्थ न्यायालय में है, या वो कोई जैसे मामले हैं तो उनको रोक सकती है, उनको
रोक सकते हैं। अब बात ये आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट जो होते हैं एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के नीचे जरूर होते हैं, लेकिन वो भी स्वतंत्र होते हैं, बस ये याद रखना। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम ऊपर होता है और हाई कोर्ट नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट स्वतंत्र होता है अपने कार्य करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह स्वतंत्र है। हाई कोर्ट अपने राज्य के लिए स्वतंत्र है, वो केंद्र के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ में हाई कोर्ट काम करते हैं। लेकिन हाँ, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो हाई कोर्ट के ही अंडर में काम करते हैं। तभी तो प्रतिषेध जो है हाई कोर्ट जारी करता है नीचे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। अगर यहाँ पर कोई भी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का मामला, मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है, सिविल अधिकारों से जुड़ा मामला है, अगर उस पर किसी प्रकार का अनैतिक न्याय हो रहा है, अनैतिक अन्याय हो रहा है, मतलब अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, तो अनैतिक जुड़े हो रहे हैं या उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है सही से, तो हाई कोर्ट है उसे प्रतिषेध जारी करते हुए उस चीज को रोक सकता है, ठीक, और अपने में ले सकता है। अब लेने की बात आती है, जैसे कोई भी मामला है कानूनी संबंधित है, ठीक, ओके, कोई भी मामला है कानूनी संबंधित है और आप देखोगे साथ ही साथ मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। अगर इससे संबंधित फैसले हैं, इससे संबंधित मामले हैं, अगर वो जारी हो, कहाँ पे काम, अधीनस्थ न्यायालय में उनसे संबंधित न्याय दिया जा रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में उससे संबंधित न्याय दिया जा रहा है, ओके, उससे संबंधित न्याय दिया जा रहा है। अब बात ये आती है कि इस व्यक्ति को सुनना, इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति के संबंधित या फैसला सुनाया जा रहा है, इसको इसको क्या है कि न्यायपूर्ण तरीके से, उचित तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायपूर्ण तरीके से इसको न्याय नहीं दिया जा रहा है, गलत काम मतलब इसके साथ हो रहा है, या कोई न्याय मतलब न्याय सटीक से नहीं दिया जा रहा है, तो जो हाई कोर्ट होता है वो प्रतिषेध की तरह रोक रोक लेता है, मान लो, ठीक, हाई कोर्ट जो होता है वो प्रतिषेध से रोक लेता है, ठीक, और यही हाई कोर्ट प्रतिषेध रोकते हुए इस मामले को, जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, इसको संज्ञान में लेते हुए स्वयं अपने पास बुला लेता है, स्वयं अपने पास बुला लेता है। इसके पास ये पावर होती है हाई कोर्ट के पास, ठीक, वो बिना अधीनस्थ न्यायालय के, कोई भी मतलब अधीनस्थ न्यायालय अगर वो न्यायालय गलत काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट बुला लेता है, अगर अधीनस्थ न्यायालय मना भी करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट उत्प्रेषण जारी करते हुए, इसी तो बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण किसे बोलते हैं, इसी बोलते हैं, उत्प्रेषण जारी करते हुए जो भी फैसले नीचे सुनवाई की जा रही है जिन मामलों की, उनको वो उत्प्रेषण जारी करते हुए स्वयं अपने पास बुला लेते हैं, ठीक, स्वयं अपने पास बुला लेते हैं, उनको सुन सकते हैं, फिर उनको फैसला देते हैं। अगर यही मामला, सुनना, यही मामला अगर संवैधानिक संबंधित मौलिक अधिकार से है, यही मामला अगर संवैधानिक संबंधित मौलिक अधिकार से है, राइट, ओके, तो यही मामला अगर इससे संबंधित है, अगर ये हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर ये हाई कोर्ट में चल रहा है, राइट, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि उत्प्रेषण जारी करते हुए अपने पास, हाई कोर्ट से ये फैसला अपने पास बुला सकते हैं। समझ में आ रहा? अगर कोई संविधान की संबंधित व्याख्या, क्योंकि संविधान की व्याख्या हाई कोर्ट नहीं करता है, संविधान से संबंधित जो व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर संवैधानिक संबंधित कोई फैसला है या मामला है, अगर वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट से अगर उसे लगता है कि हाई कोर्ट मुझे सुनना चाहिए, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, संविधान, क्योंकि संवैधानिक संबंधित बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट की होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरी संबंधित ये बात है और हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वो उत्प्रेषण जारी करते हुए अपने पास वो बुला लेता है, वो उसके पास विवेक, ये प्रकार की विवेक की शक्ति है उसकी, उसी प्रकार अपने पास वो बुला लेता है, ये बोलते हैं उत्प्रेषण। समझ में आ रहा? चलिए, कानूनी सम्मत नहीं, कानूनी सम्मत पावर होती है, लेकिन कानूनी सम्मत तो वैसे तो यही हाई कोर्ट ही सुनते हैं ज्यादातर। चलिए, लास्ट आता है आपका अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा,
अधिकार परीक्षा का मतलब ये है, आप थोड़ा सामान्य भाषा में समझ लो। जैसे 144 धारा लागू होती है, ठीक, 144 धारा लागू होती है और वो देखा जाए तो 141 भी है। 141 देखें, 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये एक साथ ही लागू होती है, एक प्रकार से समझो 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। और 144 तो होती है जहाँ संगठन वगैरह आप ये नहीं कर सकते हो, ओके, 5 से ज़्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते हैं। तो 144 धारा मान लो लागू हो रही, इसे कौन करता है? डीएम करता है। इसे कौन करता है? डीएम करता है। लेकिन ये डीएम जो होता है एसपी से मतलब पूछ लेता है वहाँ की कैसी परिस्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है, ओके, तो उसको ये पूछता है। डीएम जो है एसपी से पूछता है, तो एसपी उसको चिट्ठी लिख कर देते हैं कि हाँ साहब ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ मतलब अपने मतलब जिला में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, राइट। अगर चिट्ठी में अगर ऐसा भी लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा है कि जहाँ भीड़ है, ज़्यादा इकट्ठित है, या वो सब कुछ है, मतलब जहाँ पे विद्रोह हो रहे हैं, अनैतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक है, जनता के हित में नहीं है, ठीक, मारपीट हो रही है, तो वहाँ पर जो एसपी होते हैं वो चिट्ठी लिख के डीएम को देते हैं, राइट। पहले तो डीएम को भी जानकारी मिल जाती है, तो डीएम ऐसा नहीं है कि डीएम 144 धारा लागू तुरंत कर दें, ऐसा नहीं है। वो एसपी से ये चीज़ पूछते हैं कि एसपी से पूछते हैं भाई आपके लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपको वहाँ पर कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, क्या विद्रोह हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे, कैसा है, राइट। तो फिर ये चिट्ठी लिख के देते हैं एसपी डीएम को। तो फिर क्या होता है कि यही डीएम है फिर 144 धारा लागू करते हैं, और 144 धारा लागू करते उस चीज़ को पूरे जिला में लागू कर देते हैं जहाँ पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, ओके। तो ये आपने देखा हो, ये निर्णय होता है। अब बात आती है अधिकार परीक्षा की। तो अधिकार परीक्षा में आप जानते हो कि इनका जो डीएम जो 144 धारा लागू करते हैं, डीएम जो 144 धारा लागू करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीएम भी लागू कर दें। एसडीएम इस धारा को लागू नहीं कर सकते हैं, डीएसपी है ये इसको लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ एसपी जो होता है वो एक्चुअली में इनसे अपना एक परामर्श होता है डीएम का, तो उसके तहत कर सकता है। एसपी डीएम करता डीएम ही है, लेकिन इनकी आपस में एक बातचीत होती है हर चीज़ की, लॉ एंड ऑर्डर की, तब करते हैं। लेकिन एसडीएम है, डीएसपी है, तहसीलदार हैं, अगर ये चाहते हैं कि हम 144 धारा लागू कर दें तो ये नहीं कर सकते। यही अधिकार परीक्षा है, यानी कि आपको जिस क्षेत्र में काम दिया गया है, जिस अधिकारी को जिस विशेष क्षेत्र में काम दिया गया है वो उसी क्षेत्र में ही काम करेगा। मान लो डीजीपी है या आईजी है या डीआईजी है, वो होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पे, मान लेते हैं, ठीक, ऊपर लेवल के होते हैं, तो उनको वो अधिकार होता है कि उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मतलब देख रेख करना, राइट। अब बात ये आती है कि उनका जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में काम करते हैं, अब मान लो कि कोई अधिकारी एसएसपी है या कोई डीआईजी है, अब वो मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है या कुछ भी कर दिया है, राइट, मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि डीआईजी उसको ऑर्डर दे के उसको गोली से मरवा दे, ठीक, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो न्यायालय का काम है भाई, ये न्यायालय का काम है, ये न्यायालय फैसला देगा इसका, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपका अधिकार क्षेत्र में ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए आप व्यवस्थाओं को मतलब कि सामंजस्य बनाए रखना, संतुलन में रखना, ओके। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसको न्यायालय तक पहुंचाओ, ऐसा नहीं कि उसको स्वयं गोली मार के उसको निर्णय दे दो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन आजकल देखा हो वैसे भी हो जाते हैं, पुलिस आपराधिक व्यक्तियों को गोली मार देती है, लेकिन वो न्यायालय की परमिशन हो वो बात अलग है, न्यायालय की परमिशन है उसके बाद वो कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायालय की परमिशन नहीं है तुम अपने मन से कर रहे हो, तो ये अब आप अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो यही मतलब होता है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो उसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके बाहर अगर कोई भी कृत्य करता है, राइट, इसके बाहर अगर कोई भी अधिकारी काम कर रहा है अपने क्षेत्र से, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये सीधे अधिकार परीक्षा को जारी करते हुए इन पर संज्ञान में ले सकते हैं और इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आप दिमाग में बैठा लो। तो आपने देखा हो कि कोई एसडीएम है, दूसरी तहसील मतलब तहसील का एसडीएम है, ठीक, दूसरी एक तहसील का एसडीएम है, तो आपने हमेशा देखना कि ये एसडीएम है अपने ही अधिकार क्षेत्र में काम करेगा, और ये अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेगा। ये एक दूसरे मतलब हाँ सलाह देना अलग बात है,
सलाह देना अलग बात है, लेकिन आप ये कहो कि ये एसडीएम जो है इससे कुछ भी ना पूछे और सीधा क्या करे, इसके क्षेत्र का जो है, इसके क्षेत्र में जो भी मतलब फैसले हैं, निर्णय हैं, वहां पर अपना मतलब ऑर्डर जता दे जा करके, या ऑर्डर से संबंधित कोई भी विषय को अपने संज्ञान में ले ले, तो ये एसडीएम नहीं कर सकते, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सबका अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग उसी में ही नेत होकर के काम करना पड़ता है। अगर इससे बाहर काम करते हो फिर अधिकार परीक्षा जारी होगा, अधिकारी ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधिकार परीक्षा जारी करते हुए तुम्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, भले ही आप अधिकारी हो तुमको सस्पेंड भी कर सकते हैं, राइट, निलंबित कर सकते हैं। तो आपको देखना हो कि जो ट्रांसफर होते हैं अधिकारी, आपने देखा हो ट्रांसफर जो होते हैं, ठीक, उसके लिए अलग से एक आयोग होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं न्यायालय की भूमिका होती है, न्यायालय की भूमिका होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये जो भी अधिकार परीक्षा है आपको समझ में आ गया होगा। जो 32 अनुच्छेद है काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी डिटेल में था, आपको हमने बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए।